अतुल और प्रिया की शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अपना इतना बड़ा जॉइंट ससुराल देखकर ही प्रिया के नखरे शुरू हो जाते हैं। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं सोच रही थी कि हमारी शादी को 2 दिन हो गए, मैंने बहू के नाते अपनी पहली रसोई भी कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? अब मैं चाहती हूँ हम दोनों जल्दी से कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाएं और वहां से आकर परिवार वालों से अलग हो जाए। अलग हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? प्रिया जैसे ही अलग होने की बात करती है, अतुल प्रिया के ऊपर भड़क जाता है। अतुल की नाराजगी देखकर प्रिया भी अतुल से नाराज हो जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं रोज रोज इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 10 लोगों का खाना अकेली बनाऊं। मैं जॉइंट परिवार में नहीं रह सकती। हम हनीमून से आकर अलग हो जाएंगे बस। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और इन 2 दिनों में मेरा परिवार तुम्हें खटकने भी लगा और अलग रहने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और हनीमून के सपने तो अब तुम भूल ही जाओ। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से चली जाऊं? अरे मैं क्यों जाऊं? तुम मुझे ब्याह कर लाए हो इस घर में। मैं घर की बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली और मुझसे पल्ला झाड़ने की ना कोशिश भी मत करना। बीवी हूँ तुम्हारी। प्रिया की अजीबो गरीब तरह की बातें सुनकर अतुल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर प्रिया के सर पर अलग होने का भूत सवार हो जाता है। अतुल देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उस दिन मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मैंने कोशिश की इस परिवार के साथ रहने की, पर 1 महीना हो चुका है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे परिवार के साथ। तुम्हारा परिवार मेरे लायक है ही नहीं। मेरा परिवार तुम्हारे लायक नहीं है या तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो? गलती की मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी? अरे ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। प्रिया बोल ही रही होती है कि अतुल अपना ऑफिस का बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब प्रिया भी अतुल की इन हरकतों से परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुमने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? जानती भी हो इस घर में कौन कौन है? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद, इतना बड़ा परिवार। माँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती इस घर में। अरे नाराज क्यों होती है? दामाद जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा और नौकरी के बहाने या किसी भी बहाने कहीं और शिफ्ट हो जा। अतुल को तो तू ही समझा सकती है। अतुल तेरा पति है, तेरी बात जरूर सुनेगा। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ जिसने मुझे खुद कुएं में धकेला है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिया अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है और अपनी जिद मनवाने के लिए हर समय अतुल से नाराज रहती है, यहाँ तक कि उससे बात करने भी बंद कर देती है। अब रात को अतुल और प्रिया भी अलग अलग सोते हैं। अपने बहू बेटे के बीच का तनाव शांति से छिपा नहीं था। एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू से कहती है, आरती बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से अतुल और प्रिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और अतुल भी कमरे से बाहर सो रहा है। माँ, हुई होगी कुछ बात। पति पत्नी के बीच की बात है, आप बीच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। इग्नोर कीजिए। आरती अपनी सास को सारी बातें नजरअंदाज करने के लिए कहती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर फोन में गेम खेल रही है। उसे खाली बैठा देख आरती उसे अपनी मदद के लिए बुलाती है। प्रिया, तुम खाली बैठी हो ना? सारा दिन या तो कमरे में रहती हो या फोन में। अरे कभी कमरे की दुनिया से बाहर निकलो और परिवार के साथ बैठो, तभी तो घुल मिल पाओगी परिवार के साथ और अपने ससुराल वालों को पहचान पाओगी। चलो आज ना तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो खाना बनवाने में। माफ करना जेठानी जी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने मुझे बस इतना ही खाना बनाना सिखाया था जिससे मैं अपनी पहली रसोई कर सकूं। इसलिए यू कैरी ऑन। प्रिया अपनी जिठानी को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। बेचारी आरती और शांति तो बस देखते ही रह जाते हैं। इसी तरह प्रिया हमेशा घर वालों से उखड़ी उखड़ी रहती और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक बार फिर प्रिया और अतुल के बीच में लड़ाई होती है और इस बार लड़ाई उनके कमरे से बाहर आकर परिवार वालों के सामने आ जाती है। देखो प्रिया, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है इस बारे में मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। क्यों ना करूं? जब जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों करी मुझसे शादी? नहीं करनी चाहिए थी ना। तुम्हारे साथ ये रिश्ता अब मुझे बोझ लगने लगा है, जहाँ सब कुछ सिर्फ मैं ही झेल रही हूँ। हर वक्त मैं ही एडजस्ट करती रहूं।
अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है ना तो उठाओ अपना सामान, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। हम डाइवोर्स ले लेते हैं। अतुल के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अतुल को एक तमाचा मारते हुए कहती है, अतुल पागल हो गया है, बहू को छोड़ने की बात कर रहा है। हमारे पूरे खानदान में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ और तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिया क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? और ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों अलग होना चाहते हो? बहू तू अपने कमरे में जा, मैं अतुल को समझाती हूँ। अतुल बेटा, गुस्से में और जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। अगर बहू किसी चीज की जिद कर रही है तो तुझे उसे पूरा करना चाहिए। बहू का हक है कि वो अपने पति से नाराज हो, उससे गुस्सा हो, उसके सामने जिद करे। माँ अब नहीं जानती कि प्रिया मुझसे क्या चाहती है, उसकी जिद क्या है। मैं उसकी सारी जिद पूरी करने को तैयार हूँ माँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिया मुझे आप लोगों से दूर करना चाहती है। क्या? प्रिया इतनी खतरनाक लड़की है? अरे 4 दिन नहीं हुए इस लड़की को घर में आए और हमारा घर तोड़ना चाहती है। माँ ये क्या हो रहा है? कैसी लड़की आ गई इस घर में? दीदी आप तो चुप ही रहो, आप ही मेरे पति के कान भरती हो ना, तभी तो वो इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते और मैं इतने बड़े परिवार के साथ रह नहीं सकती। तुम सब शांत हो जाओ भगवान के लिए। इस घर की बड़ी मैं हूं और मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए इस घर के फैसले भी मैं ही करूंगी। प्रिया बहू, तो हम सबसे अलग रहना चाहती है ना? ठीक है, जिसमें मेरी बहू की खुशी मैं उसी में खुश हूँ। वैसे भी सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो रहो, पर हमेशा खुश रहो। और अतुल बेटा, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू बहू को हमेशा खुश रखे। पर माँ देख रही हो प्रिया, तुम अपनी जिस सास से नफरत कर रही हो, जिससे अलग होना चाहती हो, वो अब भी अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की परवाह कर रही है। अगर तुम्हें अब भी थोड़ी सी शर्म बची है ना तो अपनी इज्जत को छोड़ दो, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा, पर मेरा दिल मेरे इसी घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ। देखो प्रिया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर जब परिवार एक साथ रहता है तभी घर में खुशियाँ होती हैं। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, एकता में बल होता है। अतुल सामान पैक करने लगता है। अपनी सास की अच्छाई और उनकी बातें सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे कितना अच्छा परिवार मिला है। इसके बाद प्रिया अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और अलग होने की अपनी सोच बदल लेती है। गोपी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके हिसाब से जिए और उन्हीं के हिसाब से शादी करे, इसीलिए उसकी माँ उसे पढ़ने बाहर भेजना नहीं चाहती। लेकिन गोपी किसी तरह बाहर जाने के लिए अपनी माँ को मना लेता है। कान खोल के सुन ले, पढ़ने भेज रही हूँ और कोई काम करने में मत लग जाना। दिमाग पढ़ाई के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। हाँ मम्मा, तू टेंशन क्यों ले रही है? क्या तुझे लगता है तेरा बेटा तुझसे छुपा कर कुछ कर सकता है? हाँ, बहुत शैतान हो गया है तू। गोपी बाहर पढ़ने चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन गोपी को उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की शिखा से प्यार हो जाता है और वो बहुत हिम्मत करके उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे हेलो बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे बाबा, यू कैन से, इतना क्या सोचना। आई लव यू। मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी ये पता है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं देंगे, फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को सुकून मिल जाए। कम से कम मैंने कोशिश तो की, तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता है। बाकी जो तुम कहो मुझे सब मंजूर है। गोपी अपने दिल का पूरा हाल शिखा को बता देता है। वी कैन बी फ्रेंड्स, बट उससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे सब चलेगा, कम से कम दोस्त बनकर ही मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा तो रहूंगा, मुझे उसकी भी खुशी है। शिखा और गोपी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन पर दिन उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है और गोपी को यह एहसास होने लगा कि वो शिखा के बिना नहीं रह सकता। उधर
कॉलेज पूरा होने पर गोपी को एक अच्छी जॉब का ऑफर आता है और वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, ये फेयरवेल मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। आई विल ऑल्सो मिस यू। दोनों अपने होम टाउन चले जाते हैं। गोपी को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद कमला कहती है, अब तो तुझे नौकरी भी मिल गई है और तेरी उम्र भी शादी लायक हो गई है। रिश्ते भी आने लगे हैं तेरे लिए। लड़की की तस्वीर देख ले, तिलक भी अच्छा खासा मिलेगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ, पहले 1-2 साल नौकरी कर लूँ, थोड़ी सैलरी और बढ़ जाए, तब जाके कुछ सोचूंगा शादी का। ठीक है, लेकिन याद रखना शादी मेरी मर्जी की लड़की से ही होगी। गोपी ये सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे शिखा की याद आने लगती है। वो मार्केट निकल जाता है। मार्केट में उसकी नजर शिखा पर पड़ती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी वक्त वो शिखा को कॉल करता है। अरे तुम मेरे शहर में क्या कर रही हो? तुम्हारा शहर? ये तो मेरा होम टाउन है। सच? हम दोनों एक ही जगह से हैं और ये बात मुझे अब तक पता नहीं थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा जी, तुम कहते हो तो मिल लेती हूँ। गोपी शिखा से मिलकर अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई गांव की गवार को तुम्हारे पल्ले बांध देंगे ये लोग। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो किसी से भी शादी कर लूंगा। कुछ दिनों के बाद गोपी अपने जॉब पर वापस चला जाता है। शिखा और उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। कमला अपने बेटे की शादी के सपने देखने लगती है और एक दिन गोपी के लिए एक रिश्ता आता है। कमला गोपी को कॉल करती है। अरे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब तो तेरे 2 साल भी पूरे हो गए। अपनी कोई अच्छी सी फोटो भेज दे, लड़की वालों को भेजना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी ऐसे कोई भी लड़की से। गोपी शादी की बात को टालते ही रहता है, इसलिए वो अपने घर भी नहीं जाता। लेकिन एक दिन कमला की तबीयत खराब होने के कारण उसे अपने घर जाना पड़ता है। बेटा, तू अब शादी कर ले। माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। बाहर पढ़ लिख कर दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तेरा? मेरे घर को तोड़ना चाहता है क्या तू? वो मॉडर्न लड़की आएगी और मेरी खुशियों को निगल जाएगी। अरे दोस्ती तक तो सही है, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। और अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, फिर मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। उसकी याद में ही जिंदगी काट दूंगा। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं शादी करके हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तू अपनी बहू को अपने पास ही रख लेना। गोपी वहां से चला जाता है और उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि ऐसा क्या करे कि उसकी शादी ही ना हो। गोपी शिखा को कॉल करता है। शिखा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमसे किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, wanna be yours forever। लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं, उसका क्या? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मुझे संभालो। गोपी लड़की देखने के लिए हाँ कर देता है। अब रोज एक ना एक लड़की को कमला देखने जाती, लेकिन गोपी सब में कोई ना कोई ऐब निकाल कर मना कर देता। तुम्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। किसी की नाक खराब, किसी के दांत, कोई काली है तो कोई नाटी। इस तरह करोगे तो शादी कैसे होगी? मम्मा, शादी तो एक ही बार होती है, तो लड़की अच्छी होनी चाहिए ना देखने में। यह लड़का तो हमारी जान खा के रहेगा। विमल और कमला गोपी के लिए लड़की देखते ही रहते हैं और गोपी 32 साल का हो जाता है। आस पड़ोस की औरतें आपस में बातें बनाने लगती है और हर कोई कमला से गोपी की शादी के बारे में पूछता रहता। एक रोज उसकी पड़ोसन कमला से कहती है, अब कब करोगे गोपी की शादी? लड़की की उम्र हो चली है, जैसी भी लड़की मिलती है कर दो, नहीं तो बेटा बैठा रह जाएगा तुम्हारा। पूरे मोहल्ले में लोग बातें बनाते हैं कि गोपी में कुछ तो कमी है और इसीलिए उसकी शादी नहीं हो सकती कभी। अरे नहीं, मेरे गोपी में कोई कमी नहीं है। बहुत जल्दी इसकी शादी करा दूंगी मैं। पड़ोसन की बातों से कमला चिंता में रहने लगती है और अब तो गोपी के लिए रिश्ते भी आना बंद हो जाते हैं। कमला चिंता में डूब जाती है और उसके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं। एक रोज जब कमला सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है, तब पड़ोस की 2 औरतों की बातें सुन लेती है। पता है, उस कमला के लड़के में कुछ ना कुछ कमी तो है, तभी तो कोई लड़की उनके यहाँ आ नहीं रही। अरे सुना है कोई दहेज का चक्कर है, इन्हें मुंह मांगी रकम जो नहीं मिल रही।
हाँ, अभी कुछ तो मिल जाएगा। कुछ दिनों में तो गोपी बूढ़ा हो जाएगा, फिर इनके हाथों में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। ये सब सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और कहती है, मेरे गोपी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी जवान है। इतनी सुंदर बहू लाऊंगी कि तुम लोगों की आंखें फटी रह जाएगी। कमला गोपी के पास जाकर उससे कहती है, बेटा तू शादी कर ले, चाहे उसी लड़की से ही कर। इन औरतों को भी पता चले कि मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है और हमें दहेज का भी लालच नहीं है। गोपी तुरंत शिखा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले आता है और मोहल्ले की औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। कमला भी शिखा को पूरे मन से स्वीकार कर लेती है और गोपी का प्लान सफल हो जाता है। पल्लवी गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो 22 साल की हो गई थी और उसी के साथ उसके मम्मी पापा को उसकी शादी की टेंशन भी सताने लगी थी। पल्लवी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दिया कर। तेरे पापा ने तेरे रिश्ते की बात चलाई है। मम्मी, आप अभी से मेरी शादी की चिंता मत करो। अभी मैं शादी के चक्करों में नहीं पड़ने वाली। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे कल को कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं कल ही तेरी शादी कर दूंगी। पल्लवी बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करती है। कुछ ही दिनों में उसे शहर के हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल जाती है। नई जगह, नई नौकरी और नए अनुभव उसके इंतजार में थे। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं छुट्टियों में घर आऊंगी। हाँ बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर काम करना। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। पल्लवी घर से निकल पड़ती है अपनी नई दुनिया में कदम रखने। 2 दिन बाद पल्लवी हॉस्पिटल ज्वाइन करती है। उसकी सीनियर मंजुषा उसे सब काम समझाती है और सारे स्टाफ से भी मिलवाती है, जिसमें उसके सीनियर डॉक्टर धीरज भी थे। लंबी और मजबूत कदकाठी, भूरी आंखें और चेहरे पर स्माइल। पल्लवी का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार डॉक्टर धीरज पर ही जा रहा था। हेलो डॉक्टर, नाइस टू मीट यू। हाय पल्लवी, नाइस टू मीट यू टू। वाओ, ऐसे परफेक्ट लोग भी होते हैं। अच्छी जॉब, अच्छी लुक्स और बात करने का इतना अच्छा ढंग। मम्मी पापा मेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ लें तो कितना अच्छा होगा। डॉक्टर धीरज राउंड पर है और पल्लवी उनके साथ आईसीयू में जाती है। पल्लवी, इन सारे पेशेंट को ऑब्जर्व करो और इनकी फाइल लेकर मेरे केबिन में आना। डॉक्टर धीरज के मुंह से अपना नाम सुनकर पल्लवी के मुंह पर स्माइल आ जाती है। डॉक्टर धीरज के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे इतनी खुशी क्यों होती है? मन करता है ये मुझसे ऐसे ही बातें करते रहे। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। डॉक्टर धीरज, आपने जो पेशेंट्स की फाइल मंगवाई थी वो मैं ले आई हूँ। यहाँ टेबल पे रख दो और बैठ जाओ। पल्लवी एक चेयर पर संभल कर बैठ जाती है। और कहाँ से हो तुम? इस शहर में अकेली रह रही हो? यस डॉक्टर, मैं पास के गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ अकेली रह रही हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो कल तुम क्या कर रही हो? इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ लंच करोगी? वैसे तो कल मैं थोड़ी शॉपिंग करने का सोच रही थी, बट ठीक है, हम साथ में लंच कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं पल्लवी। डॉक्टर धीरज के साथ इतनी जल्दी मिलने के बारे में उसने सोचा नहीं था, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश थी। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर धीरज। अभी तक मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आपके साथ लंच पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर धीरज नहीं, सिर्फ धीरज कहो। मैं डॉक्टर सिर्फ दूसरों के लिए हूँ। अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करना है? धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो साथ में काफी समय बिताने लगते हैं और ये बात हॉस्पिटल में सबको पता चल जाती है। एक दिन डॉक्टर धीरज पल्लवी को कॉफी पिलाने ले जाते हैं। आज इतने दिन बाद आपको कॉफी पिलाने का आइडिया कैसे आया? तभी वेटर उनकी कॉफी लेकर आ जाता है। क्या करें, तुमसे अकेले में बात करने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। पर हम तो हॉस्पिटल में भी खाली वक्त में खूब बातें करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में किसी से अपने दिल की बात तो नहीं कर सकते ना। डॉक्टर धीरज की ये बात सुनकर पल्लवी का दिल जोर से धड़कता है। वो सब समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो ये बात उनके मुंह से सुनना चाहती है। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, बस तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारी बातों में खो गया था और अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। ये कहते हुए धीरज पल्लवी को कॉफी मग में आइसक्रीम से बने हुए दिल पर चम्मच से एक तरफ तीर बना देता है। डॉक्टर धीरज के इस रोमांटिक स्टाइल से पल्लवी शर्म से लाल हो जाती है।
आई लव यू पल्लवी। तुम जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। मुझे कभी मत छोड़ना पल्लवी। इसके बाद धीरज पल्लवी के साथ उसके घर चला जाता है और दोनों अकेले में अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। मम्मी को आज ही धीरज के बारे में बताऊंगी। उसी शाम पल्लवी अपने पेरेंट्स को फोन पर सब बता देती है। मम्मी, यहाँ हॉस्पिटल में मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर धीरज। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, क्या एज होगी उनकी? घर परिवार कैसा है? कहाँ रहते हैं वो? मम्मी, घर परिवार से तो अब तक नहीं मिली हूँ, लेकिन वो मुझसे 7 साल बड़े हैं। देख बेटा, इस डॉक्टर की उम्र तुझसे बहुत ज्यादा है। हम इसके परिवार को भी नहीं जानते। ऊपर से तेरे लिए 2 रिश्ते भी आए हैं। घर बार सब अच्छा है उनका। पर मम्मी, अगर मैं शादी करूंगी तो धीरज से, किसी और से नहीं। बेटा, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ इस बारे में। पल्लवी अपनी माँ की कही बातों से बेचैन हो जाती है। वो धीरज को सब कुछ बता देने का फैसला लेती है। मुझे धीरज से हमारी शादी की बात कर लेनी चाहिए और उन्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जाना चाहिए। जब वो धीरज से मिलेंगे तो खुद ही हमारी शादी के लिए हाँ कह देंगे। हाय धीरज, मैं आपसे कुछ कह। पल्लवी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी बेटी हुई है। ये देखो मेरी वाइफ, और ये रही मेरी बेटी। कितनी प्यारी है ना? मुंह मीठा नहीं करोगी? डॉक्टर धीरज को देखते हुए पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निशब्द वहां खड़ी रह जाती। शादी का चस्का जिसे लग जाए उसका तो कुछ नहीं हो सकता। उसे तो सिर्फ शादी ही शादी दिखती है। रीना के साथ उसकी सहेली मीरा पढ़ा करती थी। कॉलेज में दोनों साथ एडमिशन लेती है, लेकिन फिर भी दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। देख यार, कैसे भी करके स्कूल खत्म हुआ। कैसे करके क्या? मेहनत की है तो खत्म हुआ है। बस यार रीना, ये ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आ जाए ना तो माँ बाप को कहकर आगे की पढ़ाई के लिए हाँ करवा लूंगी। हे भगवान, मैं तो बस किसी तरह पास हो जाऊं। कम से कम शादी के लिए लड़के वाले पूछते हैं कितना पढ़ी है, तो ग्रेजुएट तो बोल सकते हैं ना। अरे शादी करके जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? पैसे कमा, ऐश कर। सारा दिन तो पैसे कमाने में निकल जाएंगी, ऐश कब करेंगी? मेरी बात मान, ऐसे लड़के से शादी कर जो पैसे कमाए और तो ऐश करे। सारा दिन घर पर ऐश ही ऐश। मीरा रीना को काफी समझाती है कि आखिर खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, लेकिन रीना के सर पर तो सिर्फ शादी का ही भूत सवार होता है। रीना, आज जल्दी कॉलेज जाना है। वो हिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है ना, मैम कुछ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बताने वाली है। पागल है क्या? आज तो मैं माँ से बेसन की सब्जी बनाना सीख रही हूँ। वो क्या है ना, ससुराल वाले बोल सकते हैं कि जी लड़की को बेसन की सब्जी बनाना आता है कि नहीं। और परीक्षा में फेल हो गई तो? और ससुराल वालों के सामने बेसन की सब्जी ना बना पाई तो? रीना, तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तभी तो नहीं जा रही हूँ कॉलेज कि मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। मीरा पढ़ाई करती, वहीं रीना घर के काम। लेकिन एक दिन, ये क्या है मीरा, सारा दिन किताबों में घुसी रहती है, कोई फायदा नहीं। तेरी शादी करवा देंगे हम तेरा ग्रेजुएशन खत्म होते ही। हाँ मीरा, माँ सही बोल रही है। क्यों वक्त बर्बाद कर रही है? शादी तो करनी है ना बेटा। वही तो। ये क्या है पापा, आपने तो वादा किया है ना कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ गई तो आप लोग मुझे पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, पर पैसे कहाँ है? तेरी शादी भी तो करानी है ना हमें। या तो पैसा शादी में लगा दे या फिर पढ़ाई में। मीरा अपने पिता को असहाय देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन पढ़ाई की आदत तो मीरा के साथ ही रहती है। वो परेशान सी हो जाती है कि अरे देख, गीता में क्या लिखा है कि तुम कर्म करो फल की इच्छा किए बगैर, क्योंकि वो ऊपर वाला भगवान है ना, वो सबकी मनोकामना पूरी करता है, समझी? सच्चे प्रयास कभी खाली नहीं जाते बेटा। माँ की बात मीरा को समझ में आ जाती है। वो भी सोच लेती है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो पढ़ना ही है। वहीं दूसरी तरफ रीना के घर में रीना के पिता, ये क्या है रीना, क्या औरतों की तरह किचन में घुसी रहती हो? और ये घर के काम करने को कौन कहता है इसे? कौन क्या, खुद ही। पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार करती है।
कल तो मुझे माझी माझी कर रही थी। मैंने कहा मैं माँ हूँ तेरी, तो कहने लगी वो ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, इसकी प्रैक्टिस कर रही है। बोल दो रीना को साफ साफ, जब तक पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाती मैं शादी नहीं करूंगा इसकी। अरे पैसे जितने लग जाए सो लग जाए, लेकिन ऐसी घरेलू लड़की नहीं बनाना है मुझे इसे। सही बोल रहे हैं जी, कल किसने देखा। अरे खुद के अंदर इतनी तो काबिलियत रखो कि कमा कर खा सको कम से कम। कैसी उटपटांग बात कर रही हो माँ? कौन माँ चाहती है कि बेटी सारा दिन बाहर जाकर काम करे और रात को घर का काम करे? अरे नहीं नहीं माँ, तू तो बस पैसे वाले घर में ना मेरी शादी करा दे, और कुछ नहीं चाहिए। कैसी सोच है तुम्हारी? अरे खुद के पैसों की अकड़ी कुछ और होती है, रुतबा नाम होना चाहिए समाज में। नहीं ना पापा, मुझे कोई नाम वाम नहीं चाहिए। आप तो बस मेरी शादी करा दे। अब क्या था, एक तरफ रीना के माता पिता जो उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन रीना शादी करना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा के माता पिता जो पैसे की कमी के कारण उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मीरा पढ़ना चाहती थी। फिर एक रोज, बेटा तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो रही है, तो हम लोगों ने तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रीना अपने माता पिता को, मम्मी पापा देखिए ना, मेरी ग्रेजुएशन बस खत्म ही होने को है, आप लोग लड़का देखना शुरू कर दीजिए ना। हाँ नहीं तो बता दे रही हूँ मैं, आगे की पढ़ाई तो करने से रही मैं। माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन करते तो क्या करते, मान जाते हैं। फिर वो वक्त भी आ जाता है कि दोनों के घरों में उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं। मीरा के घर जो लड़का आता है, तो आपने इतनी जल्दी शादी करने की क्यों सोची? मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन माँ पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। उधर रीमा के घर जो लड़का आता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी और पढ़ना चाहिए? शादी के लिए अभी बहुत जल्दी है। शादी के लिए जल्दी कैसे? ग्रेजुएशन पूरी की है मैंने। वैसे क्या आप अपनी बीवी की कमाई खाने की फिराक में हैं? अरे कैसी बात कर रही हो? पढ़ाई सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि समाज को सुधारने के लिए भी होती है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर लड़का वहां से चला जाता है। वहीं मीरा जो शादी नहीं करना चाहती थी, अगर मैं आपको शादी के बाद पढ़ने में मदद कर दूं तो क्या आप शादी करने को तैयार हैं? मीरा लड़की को हाँ कर देती है। एक ही महीने में कॉलेज के रिजल्ट आ जाते हैं और मीरा टॉप कर जाती है। पापा मम्मी, मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मैं आगे फ्री में पढ़ सकती हूँ। वहीं रीमा फेल हो जाती है। अरे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं कब मैं ग्रेजुएट होंगी और कब मेरी शादी होगी। दूसरी तरफ मीरा की शादी जिस लड़के से तय होती है, वो मीरा के घर आता है। लड़का मीरा को मिठाई का डिब्बा देकर, वो क्या है कि अब तो तुम शादी करोगी नहीं, शायद मैं तुम्हें पढ़ने में मदद कर रहा था इसीलिए तुमने शादी को हाँ की थी, लेकिन तुम जैसी होनहार लड़की को पढ़ने के लिए शादी करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, शादी करके भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। अच्छी सोच हर किसी की नहीं होती है। मीरा की शादी होने वाली होती है। वो कार्ड लेकर रीमा के घर जाती है। क्या बात है मीरा, तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी ना, तुमको तो आगे पढ़ना था। हाँ आंटी, मुझे ऐसा लड़का मिला है जिसे मेरे आगे पढ़ने से कोई परेशानी नहीं है। वैसे रीना की शादी में देर क्यों हो रही है? वो तो शादी ही करना चाहती थी। क्योंकि मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है जिसे मेरे ना पढ़ने से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखा, किसे क्या कब मिल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता।